हे गाइस, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। और ये जो क्लास है ये DSSB PGT कॉमर्स के लिए है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी यहाँ पे। और ये जो क्लास है ये PGT कॉमर्स का कोई भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। UGC नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, NVS KVS, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर करो DSSB के साथ साथ सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ इसके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो भाई। सिर्फ देख के मत चले जाया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कंटेंट सर्च करना, फिर उसको वेरीफाई करना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ताकि आप तक कोई गलत कॉन्सेप्ट ना पहुंच जाए। फैन ऑफ करके वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को और कमेंट किया करो, उसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। क्या बोल रहा है? एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट है आपका, ये क्रिएट किया जाता है कैसे? ऑरली यानी कि बोलकर, या फिर रजिस्ट्रेशन कर कर, कंडक्ट से, या फिर ऑटोमेटिकली। तो जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है आपका, वो होता है जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? कंडक्ट के द्वारा। आप कुछ ऐसा कंडक्ट करते हो, या पार्टीज जो होती हैं एग्रीमेंट की वो कुछ ऐसा कंडक्ट करती हैं जिससे एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे सपोज आप DTC बस की सर्विस लेते हो, तो आप जब बस में चढ़ते हो तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली या एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि आप अगर बस में सर्विस ले रहे हो तो आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी। जबकि आपने कंडक्टर के साथ या जो आपका ड्राइवर होता है ना, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इस टाइप के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कंडक्ट। एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय कंडक्ट। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज एन ऑब्लिगेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस इम्प्लाइड बाय सर्कमस्टेंसेज और कंडक्ट। वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेज हैं या फिर कंडक्ट जो किया है आपने, उसके थ्रू जो एग्रीमेंट हो जाता है क्रिएट, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। एक वॉइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है? विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ, नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, या फिर रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, क्योंकि इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ के द्वारा, क्योंकि ये क्या हो सकता है? वॉइड हो गया है अब। ओके, तो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के अंदर, उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी होता है, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया विच इज नॉट इन्फोर्सेबल एट द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी। जो रेजिडेंशियल होता है स्टेटस जो होता है एसएससी का, जिसको हम इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट असेसमेंट ईयर, कैन बी डिफरेंट फॉर करेंट ईयर्स, कैन बी डिफरेंट फॉर प्रीवियस ईयर, और नन ऑफ द अबव। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है एक एसएससी का, वो हो सकता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। आपके डिफरेंट असेसमेंट ईयर होंगे, लाइक 2019-20 या 2020-21। तो उन सब के लिए एक रेजिडेंस का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, या कोई इंडिविजुअल है अकॉर्डिंग टू इंडिया, यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंस भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ओके, अब रेजिडेंट की भी दो कंडीशन है कि या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब इन दोनों के लिए कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, वो क्या है देख लेते हैं एक बारी। देखो, जो रेजिडेंस की कंडीशन है यहाँ पे रेजिडेंट की, वो क्या है? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। मतलब एक इंडिविजुअल तभी रेजिडेंस कहा जा सकता है इंडिया के अंदर जब वो फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस में से कोई भी, एनी ऑफ द फॉलोइंग में से, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है?
he is in India for a period of 182 days or more in the relevant previous year। अगर वो relevant previous year में 182 से ज़्यादा या 182 डेज तक रहा है इंडिया में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। या फिर वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और दूसरी कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the previous year and he is in India for at least 60 days during the previous year। मतलब वो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो इंडिया के अंदर, और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो 365 दिन रहा हो पिछले 4 साल में। वो पिछले 4 साल भी क्या है, प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में रहा हो, और उसी के साथ जो प्रीवियस ईयर है आपका उसके अंदर 60 दिन कम से कम इंडिया में रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि मतलब वो रेजिडेंट तो है लेकिन वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, an individual to become ordinary resident in India, he is to satisfy both of the following additional condition besides satisfying one of the basic condition। देखो, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अगर कोई इंडिविजुअल, तो वो रेजिडेंट तो है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो नॉट रेजिडेंट हो जाएगा इंडिया का। इतनी बात क्लियर है। अब इसने बोला वो रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा कब, जब वो पिछली वाली किसी एक कंडीशन के साथ में ये जो एडिशनल कंडीशन है, वो बेसिक कंडीशन थी और ये क्या है, एडिशनल कंडीशंस हैं, इन दोनों एडिशनल कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, दोनों को ही करना है। ओके, अब ये कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से वो कम से कम 2 सालों में क्या रहा हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहा हो। और इसी के साथ में he had been India for at least 730 days in all during the 7 previous year preceding the relevant previous year। मतलब कि और दूसरी कंडीशन क्या है इसके साथ साथ, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो आपके 7 ईयर्स है ना, उनमें 730 दिन कम से कम इंडिया में रहा हो। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो पिछली है ये क्या है, हमारी बेसिक कंडीशंस है, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करनी होती है तो हम बन जाते हैं रेजिडेंट। उसके साथ ही अगर आप ये दोनों जो एडिशनल कंडीशंस है हमारी, इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर देते हो तो आप बन जाते हो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हो। ओके, अब थर्ड क्या था हमारा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, मतलब अगर कोई जो इंडिविजुअल है वो क्या है, कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बट डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशन, लेकिन वो बाकी की जो आपकी एडिशनल कंडीशन थी दोनों, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ही इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो। ओके, तो इसको एक बार दोबारा से सुन लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, जो टैक्स इंसिडेंट है आपका वो किस केस में हाई होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, जो रेजिडेंट तो है इंडिया का, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके केस में जो हमारे टैक्स इंसिडेंट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रेजिडेंट एंड नॉट, सॉरी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके केस में जो होंगे आपके टैक्स इंसिडेंट्स जो होंगे सबसे ज़्यादा हाई होंगे। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ एक चार्ट जो है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस का, ये OR का मतलब है यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और NR का मतलब नॉट रेजिडेंट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब एक ऐसी इनकम जो रिसीव हुई है इंडिया में, चाहे वो इंडिया में अर्न की गई है या कहीं और पे अर्न की गई है, तो उस केस में चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या फिर वो नॉट रेजिडेंट हो, तीनों को इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा उस इनकम के ऊपर जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। नेक्स्ट केस क्या है, इनकम अक्रूज और अराइज और इज डीम टू अक्रूज और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। जो इनकम
अक्रू या अराइज हुई है इंडिया के अंदर, चाहे वो फिर इंडिया में रिसीव हुई है या कहीं और रिसीव हुई है, इस केस में भी क्या कहते हैं, तीनों को टैक्स देना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मतलब जो इनकम है वो अक्रू या अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन वो एक ऐसी जगह से हुई है जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा था कहाँ से, इंडिया से ही। तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, उसके साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी देना पड़ेगा, लेकिन नॉट रेजिडेंट को इस केस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज भी कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है किसी भी सोर्स से, तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो देना पड़ेगा जो है इंडिया में जो टैक्स है, लेकिन एनओआर और एनआर यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट को इस केस में टैक्स इंडिया में नहीं देना पड़ेगा। लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, लास्ट केस, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू। मतलब जो अक्रू और अराइज हुई है इंडिया के बाहर और रिसीव्ड हुई है इंडिया के बाहर ही प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में और रेमिट की गई है, तो इस केस में क्या होगा, किसी को भी इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप इस चार्ट को देखो ध्यान से और ये देखो किसका टैक्स इंसिडेंट सबसे ज्यादा है। देखो इसको सिर्फ 2 केस में टैक्स देना पड़ रहा है ना, एनआर को, नॉट रेजिडेंट को, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसको 3 केस में टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन जो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना उसको 4 केसेस में टैक्स देना पड़ रहा है। तो किसका टैक्स इंसिडेंट हाई हुआ भाई, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। ओके, तो हमारा ऑप्शन यही था, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो यही था हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो देखो अगर इस क्वेश्चन का हमें राइट ऑप्शन नहीं पता ना, लेकिन इसका रॉन्ग ऑप्शन शायद हमें यहाँ पे पता है। हमें इतना पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना क्रेडिटर्स नहीं होते कंपनी के। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें गुड सप्लाई करते हैं, जो हमें क्रेडिट पे गुड सप्लाई करते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद ट्रस्टी भी नहीं होते ये कंपनी के और एम्प्लॉय भी नहीं होते ये कंपनी के। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, ऑनर ऑफ द कंपनी। देखो 2 शेयर होते हैं हमारे, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, दोनों ही ओनर होते हैं कंपनी के, बट द डिफरेंस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, लेकिन इन्हें कुछ और प्रेफरेंसेस दी जाती है डिविडेंड वगैरह के टाइम पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो में हम 5 नहीं 10 क्वेश्चन करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन इज रिलेटेड टू, किसकी बात कर रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन की बात कर रहा है। ये किससे रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, या फिर इंडियन कंपनी एक्ट से रिलेटेड है। तो जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन होती है, ये जो टर्म है ये यूज की जाती है जनरल इंश्योरेंस के केस में। तो ये किससे रिलेटेड हो गई, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गई। हमारा राइट ऑप्शन हो गया जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971। अब इसको देख लेते हैं ये होती क्या है। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन provides that if an insurer pays a loss to its insured due to the wrongful act of the another, the insurer is subrogate to the rights of the insured and may prosecute a suit against the wrongdoer for recovery of its outlet। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ ना, तो इसको ऐसे समझो, सपोज ये ए एक इंश्योरेंस कंपनी है, ओके। अब ये इंश्योरेंस कंपनी है, इससे बी ने क्या कराया, इंश्योरेंस कराया। बी ने इससे क्या कराया, इंश्योरेंस कराया अपनी गुड्स का। अब ये जो गुड्स हैं बी की, ये क्या हुआ, लॉस हो गई सी के कारण। ये जो गुड्स हैं ये डैमेज हो गई किसके कारण, सी के कारण, ठीक है। तो अब जो लायबिलिटी बनती है, अभी देखो सी की वजह से हुई, तो सी की भी तो लायबिलिटी बनती है ना यहाँ पे। तो अब बी जाएगा अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो जो डैमेज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये इसको तो अमाउंट पे कर देगी, ए को अमाउंट ये पे कर देगी, लेकिन ये बी की जगह होल्ड कर लेगी और ये अपना क्लेम किससे लेगी, सी से अपना क्लेम जो है करेगी कि भाई मुझे पैसा दो, तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे जो लिखा है ना, क्या कहते हैं,
इंश्योर ड्यू टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द अनदर, किसी थर्ड वजह से हुआ था। द इंश्योरर इज सब्रोगेटेड टू द राइट ऑफ द इंश्योर्ड एंड मे प्रोसिक्यूट अ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो जो यहाँ पे इंश्योरर है ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई आपकी। ये क्या करेगी, सब्रोगेट कर लेगी किसके राइट को, इंश्योर्ड के राइट को। जो यहाँ पे बी पर्सन था ना जिसने इंश्योरेंस कराया था, इसके राइट को ये क्या कर लेगी, सब्रोगेट कर लेगी और सूट भी फाइल कर सकती है अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। और रॉन्ग डूअर कौन था यहाँ पे, सी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन होता क्या है। आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है हमसे परफॉर्मिंग असेट मीन्स, परफॉर्मिंग असेट क्या होती है। तो नाम से हमें पता चल रहा है एक होती है परफॉर्मिंग असेट और एक होती है आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि एनपीए। तो एनपीए क्या होता है, ऐसा पैसा जो डूब गया है आपका, है ना, जो किसी काम में नहीं आ रहा अभी आपके। तो ऑप्शन है हमारे पास मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट, या फिर कैश बैलेंस विद आरबीआई, बैंक बैलेंस विद आरबीआई, या फिर लोन एंड एडवांसेस विद जनरेट इनकम। तो देखो परफॉर्मिंग असेट क्या होती है, जिनसे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है। तो कॉल मनी या शॉर्ट नोटिस पे जो मनी आती है ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कैश बैलेंस पड़ा हुआ है आरबी के पास, यहाँ से भी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है आपकी, या फिर बैंक बैलेंस विद आरबीआई है, नहीं, ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारी इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है, लोन एंड एडवांसेस ऐसे हैं जो कि जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है वहाँ से, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो लोन एंड एडवांसेस विद जनरेट इनकम इज आर परफॉर्मिंग असेट, ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा सा, परफॉर्मिंग असेट इज एन असेट दैट प्रोवाइड अ डिपेंडेबल एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन और फिर एयरलाइन, मतलब जहाँ से भी आपको एनुअल इनकम या फाइनेंशियल रिटर्न मिल रहे हैं वो सब क्या होती है, आपकी परफॉर्मिंग असेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, जो जनरल रिजर्व है वो किससे क्रिएट किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से, रिवेन्यू प्रॉफिट से, ओनली प्रॉफिट से, या बाय सेल ऑफ असेट से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, इतना शायद आपको पता होगा कैपिटल प्रॉफिट से नहीं किया जाता, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है, ना कि जनरल रिजर्व बनाया जाता। ओके, बाय सेल ऑफ असेट से भी जनरल प्रॉफिट नहीं बनाया जाता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो रिवेन्यू प्रॉफिट से या फिर ओनली प्रॉफिट से। तो देखो जनरल रिजर्व कभी भी रिवेन्यू प्रॉफिट से नहीं बनाया जाता। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं आपके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट होते हैं ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो डिवेंचर होल्डर्स का, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से आप क्या करते हो, टैक्स को माइनस कर देते हो, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट बचता है ना, उसमें से हम क्या बनाते हैं, हमारा जनरल रिजर्व बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट भी ना करेक्ट ऑप्शन हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली प्रॉफिट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ओनली प्रॉफिट। इसको देखते हैं थोड़ा सा। When any amount is kept separate by a company out of its profit for future purpose, then it is called general reserve। जो प्रॉफिट में से अमाउंट रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। इन अदर वर्ड्स जनरल रिजर्व आर द रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोल सकते हैं, ऑफ अ कंपनी विच आर kept aside out of company's profit to meet future और अननोन ऑब्लिगेशन, नोन और अननोन ऑब्लिगेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व। फिर एक टर्म होती है आपकी कैपिटल रिजर्व। ये क्या होता है, क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, जब कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से जो क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ असेट और अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट, जब आपको सेल असेट करने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपने जो रिवैल्यूएशन किया असेट का वहां से कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्या कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में। एक होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज द रिजर्व दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हो रही है आपकी, उसमें से अगर आप कोई रिजर्व बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूड शेयर इज शोन इन द, जो आप प्रीमियम रिसीव करते हो शेयर्स पर, उसको कहाँ पे शो किया जाता है, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो आपका प्रीमियम रिसीव्ड होता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं उसी में एक अलग से सब हेड होता है जहाँ पे हम प्रीमियम रिसीव्ड को क्या करते हैं, शो करते हैं, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, प्रीमियम जो है शेयर्स पे होता क्या है।
अ कंपनी इशूज इट्स शेयर एट अ प्रीमियम व्हेन द प्राइस एट विच इट सेल द शेयर्स इज हायर देन देयर पार वैल्यू। मतलब जब जो आपका शेयर जो है आप पार वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हो मार्केट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर प्रीमियम बोलते हैं। सपोज आपके शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 10 रुपीज़ है। लेकिन आप इसको मार्केट में शेयर को जो है सेल कर रहे हो, आप शेयर को मार्केट में सेल कर रहे हो आप कितने रुपए पे? 12 रुपए पे। तो जो 2 रुपए है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा? शेयर प्रीमियम हो गया। ओके, तो इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट की। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो जो शेयर फॉरफीचर होता है उसमें कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर, या फिर अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर। तो देखो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये टर्म्स होती क्या है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होती है, इसी को हम पार वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, जो एक्चुअल प्राइस होता है शेयर का। देखो सपोज आपका जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का है। ओके, अब आपने क्या किया, इसमें से 8 रुपये कॉल्ड अप कर लिए। मतलब आपने कॉल वगैरह या अलॉटमेंट के ऊपर 8 रुपये मंगा लिए शेयर होल्डर से। आपने कॉल कर लिया कि भाई अब 8 रुपये तक आपको पे कर देना है इस टाइम तक। लेकिन उसमें से सिर्फ 6 रुपये ही पे किए हैं कुछ शेयर होल्डर्स ने। तो ये क्या है? 10 रुपीज़ क्या हो गया हमारा? नॉमिनल वैल्यू हो गया। और ये जो 8 रुपये जो आपने मंगाए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप अमाउंट बोलेंगे। ओके, और क्योंकि 6 रुपये ही पे किए अभी शेयर होल्डर्स ने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पेड अप अमाउंट। नाम से पता चल रहा है जो पे किया है। और अब एक बची टर्म हमारी अनकॉल्ड अप अमाउंट। तो ऑब्वियसली बात है 10 का शेयर था, आपने 8 मंगा लिए, इसके अंदर शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखना। अब आपने 8 मंगा लिए फेस वैल्यू में से, तो जो आपके 2 रुपये बच गए ना उसको हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप अमाउंट बोलेंगे। ओके, तो जो शेयर फॉरफीचर के केस में जो कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो देखो शेयर फॉरफीट कर लिया आपने। ओके, अब आप उन पे आगे कोई कार्रवाई नहीं करोगे, कोई कॉल अप नहीं करोगे, तो आप उन शेयर्स को क्या कर देते हो? आप कैंसिल कर देते हो अपने रजिस्टर में से। तो जो शेयर कैपिटल आपने पहले क्या की थी? क्रेडिट की थी ना, उसी को आप दोबारा से क्या कर देते हो? डेबिट करते हो उसको कैंसिल करने के लिए। तो जब आपने 8 रुपये मंगाए हैं उस शेयर के ऊपर, तो आप क्या करोगे? 8 रुपये ही तो मंगाए ना आपने। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट की होगी भाई? 8 रुपये से ही की होगी। तो आप उसको 8 रुपये से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे? 8 रुपये से डेबिट। तो ये कौन सा वाला अमाउंट था? कॉल्ड अप अमाउंट था हमारा। तो इन केस ऑफ शेयर फॉर फीचर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर। जो अमाउंट आपने मंगा लिया था शेयर्स पे, मंगा लिया था मतलब जो आपने कॉल कर लिया था, आया था या नहीं आया था वो अलग बात है, नहीं आया था इसीलिए आप फॉरफिट कर रहे हो शेयर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर बोलते हैं। और उसी से हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हमारा राइट आंसर हो गया कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर। आई होप जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स में आपको जो है कहीं पे भी कमी ना रह जाए, अच्छे से समझ में आए। तो जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की आपको एक्सप्लेन करने की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।